प्रिय बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट का रिवीजन कराने के लिए जा रही हूँ। तो रिवीजन में क्या है बच्चों, हम ये देखते हैं कि हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा है, वो पार्ट किससे संबंधित था, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है राख की रस्सी। तो इसका हम रिवीजन देखते हैं क्या है। बच्चों, आपने राख की रस्सी पार्ट में देखा था कि इसमें जो था राख की रस्सी शीर्षक कहानी तिब्बत की एक लोक कथा है, ठीक है ना। क्या है, जो ये राख की रस्सी जो शीर्षक कहानी है, ये तिब्बत की एक लोक कथा है, जो वह हमें वहाँ के समाज की झलक देती है। कहाँ के समाज की? तिब्बत के समाज के लोगों की झलक देती है। इस कहानी को समझने से, जो इस कहानी है, इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, तिब्बत के बारे में जान लेते हैं कि तिब्बत किस तरीके का शहर है, किस तरीके का देश है, क्या है, ठीक है। हम तिब्बत के बारे में बताते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। जो तिब्बत की हवा में है, उसमें नमी यानी जो शीलन होती है, वो बहुत कम है। तिब्बत में 1500 झीलें हैं। बच्चों, क्या है, तिब्बत में जो हैं 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती ही हैं पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने से। ये जो झीलें हैं, ये पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने से बनती हैं। इनमें मानसरोवर झील का नाम बहुत प्रसिद्ध है। जो मानसरोवर झील है, उसका नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहीं से सांगापो, इसमें एक सांगापो नाम का वो है जिक्र किया गया है। उसका मतलब है बच्चों, यानी ब्रह्मपुत्र नदी। सांगापो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर ल्हासा है। तिब्बत में जो शहर है वो सबसे बड़ा है और उसका नाम ल्हासा है। ये 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। तो बच्चों, इसमें हमने तिब्बत के बारे में पढ़ा। अब हम ये देखते हैं कि हमने इसकी कहानी में क्या पढ़ा, ठीक है ना बच्चों। हम अब देखेंगे कि हमने राख की रस्सी कहानी में क्या पढ़ा था। लोनोपोगार था जो वो तिब्बत के 32वें राजा सोनंग वसेन के मंत्री थे। अब वो काय में थे, अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी में, हाजिर मतलब तुरंत जवाब देने वालों में बहुत प्रसिद्ध थे। और उनका एक बेटा था। उनके लिए क्या था, वो चिंता का विषय बना हुआ था, जिसका कारण यही था कि वह बहुत, किस लिए था वो चिंता का विषय क्यों बना हुआ था, कि बहुत बहुत सीधा साधा था। जो मंत्री थे वो ये सोचते थे कि मेरे बाद इसका कैसे काम चलेगा, यानी मेरे बाद ये कैसे अपना काम चलाएगा, या ये कैसे रोजी रोटी अपनी चलाएगा। एक दिन जो मंत्री थे, उन्होंने क्या करा, 100 भेड़ें देते हुए कहा, उसे बच्चे को जो थी 100 भेड़ें दी और कहा कि तुम इन्हें शहर में जाओ, ना तो इन्हें मारना और ना बेचना, इन्हें ले जाना और 100 बोरे जो जौ थे उन्हें लेकर वापस लौटना। अब वो बच्चा था, उसमें चालाकी तो थी नहीं। वो जो था, यह सुनकर बहुत उदास हो गया और सोचने लगा कि मतलब मैं ऐसे कैसे लाऊंगा। अब वो क्या था, वो शहर पहुंच गया, मगर बोरे खरीदने के पास उसके पास जो 100 बोरे जौ लाने के लिए उसके पिता ने कहा था, उसके पास पैसे नहीं थे। वो उदास हो गया और तभी क्या था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसने अपना सारी जो बात थी उस लड़की को जवाब बताई। लड़की ने कहा कि इसमें आपको दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल आपके लिए निकाल दूंगी। उसने क्या करा, भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया और जो उनसे पैसे मिले 100 बोरे जौ खरीद कर उसे उसके घर वापस भेज दिया। जो मंत्री था, लोनोपोगार था, उसके बेटे ने सोचा कि मेरे पिता मुझे देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन उसके पिता उसे देखकर खुश नहीं हुए और उन्होंने क्या कहा, दूसरे दिन उन्होंने अपने लड़के को बुलाकर कहा कि पिछली बार की तरह तुम ना तो भेड़ों के बाल उतार कर बेचना और जो तुमने पिछली बार भेड़ों के बाल
बेचे थे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब क्या करना है, तुम इन्हें दोबारा इन भेड़ों को लेकर जाओ और 100 बोरे जौ लेकर फिर वापस आओ। ये फिर वह निराश क्या हुआ, फिर वह जो था फिर निराश होकर लोनोपोगार का जो बेटा था वो शहर की ओर चला गया और फिर उदास होकर वो एक सड़क के किनारे बैठ गया। वह लड़की आई, उसने फिर अपनी उसकी जो थी वो लड़की आई, उसने फिर वही मुश्किल उसको सुनाई। उसने क्या करा, उसने लड़की सोच कर बोली, जब वो बहुत उदास था तो लड़की वो कहने लगी कि मैं कोई ना कोई हल आपकी ज़रूर निकालूंगी। उसने क्या करा, अब उसने जो थे पहले उसने भेड़ों के बाल उतारे थे, अब उसने भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उससे क्या करा, उन्होंने 100 बोरे जौ खरीदे और उसे और लोनोपोगार को दे दिए और वो जो था कहाँ चला गया, वापस अपने शहर चला गया, उसके घर भेज दिया। भेड़ों और जौ के बारे में पिता का हवाला करते हुए लोनोपोगार का बेटा बहुत खुश हुआ और उसने विजय भाव से अपनी सारी कहानी कह सुनाई। सारी कहानी क्या सुनाई, उसने ये जो उसके पिता ने पूछा कि मतलब तुम कैसे लाए, तो उसने उस लड़की के बारे में और भेड़ों के बाल उतारने के बारे में और भेड़ों के सींग काटने के बारे में अपने पिता को सारी बात बता दी। तो उसके पिता ने कहा कि वह उस लड़की से कहना, क्या लोनोपोगार ने कहा कि तुम उस लड़की से कहो कि वह हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। तो जो उसका बेटा था उसने यही बात उस लड़की से जाकर कही कि मेरे पिता ने कहा है कि तुम मुझे 9 हाथ लंबी रस्सी बना कर दो। तो उसकी लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं 9 हाथ लंबी रस्सी बना तो दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिता को उसे गले में पहनना होगा। उसने लोनोपोगार ने सोचा, जो उसका पिता था उसने सोचा कि ऐसी राख की रस्सी तो बन नहीं सकती, इसलिए उसने कह दिया, उसने सोचा कि अब क्या है, जो लड़की ने शर्त रखी थी उसने वो मंजूर कर ली। क्यों कर ली मंजूर, क्योंकि उसे पता था राख की रस्सी बन नहीं पाएगी। वो लड़की जो थी वो उससे भी ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान थी। उसने क्या करा, अगले दिन उसने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी ली और उसे रस्सी को जला दिया और जो रस्सी के सिल पर रखकर उसने क्या करा, जो मसाला पीसने की सिल होती बच्चों पत्थर की, उस पर रखकर रस्सी को जला दिया। रस्सी तो जल गई लेकिन उसके आकार की जो थी राख बच गई। वो जो थी सिल समेत, यानी वो पत्थर था, पत्थर समेत ले जाकर लोनोपोगार के पास पहुंची और उसने कहा कि उसे क्या करा, उसने जब सिल को लेकर वो लोनोपोगार के पास पहुंची और उससे पहनने के लिए कहा, तो उनकी जो थी वो बहुत इस बात को देखकर बहुत चकित हो गए, क्योंकि राख की रस्सी को पहनना तो दूर रहा, उसे उठाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो उठाते ही बिल्कुल राख हो जाती। राख थी वो उठ ही नहीं पाती, मुश्किल था। वो हाथ लगाते ही जो आकार था वो टूट जाता। लड़की की समझदारी के सामने, लड़की इतनी समझदार थी और लोनोपोगार भी अपनी बुद्धिमानी और चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बच्चों बहुत प्रसिद्ध है, और वो लड़की उनसे भी ज़्यादा बुद्धिमान और चालाक थी। उसके सामने जो थी लोनोपोगार की जो चालाकी थी वो रखी रह गई, मतलब बेकार रही, वो उनसे भी ज़्यादा बुद्धिमान थी। इसलिए लोनोपोगार ने देर ना लगाते हुए अपने लड़की की शादी का प्रस्ताव उसके सामने रखा और लड़की उन दोनों की शादी उन्होंने धूमधाम से कर दी। ये हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। अब बच्चों हमारा दूसरा पार्ट है फसलों के त्योहार। तो हमने जो ये पार्ट था फसलों के त्योहार, इसमें हमने सर्दियों के वो जो था उसका सर्दियों का वर्णन था। सर्दी के जो वो थे त्योहार जो भी आ रहे थे जनवरी से लेकर अप्रैल तक के, उन्हीं सब का वर्णन था। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या इसमें क्या पढ़ा। फसलों के त्योहार में हमने क्या पढ़ा था। इस लेख में ये जो था एक लेख था, इस लेख में फसलों से जुड़े त्योहारों का जिक्र किया गया है जो देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो हमारे यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं वो अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। तो इस जो पार्ट में हमने पढ़ा था इसमें बच्चों मकर संक्रांति त्योहार के बारे में पढ़ा था।
ये त्यौहार भारत की संस्कृति विविधता का जो है सुंदर नमूना है। सांस्कृतिक जो हमारी विविधता है उसका एक सुंदर नमूना है। इस पाठ को पढ़कर यह समझा जा सकता है कि संस्कृति में कितनी सारी बातें शामिल रहती हैं जो एक तरफ प्रकृति और भूगोल से संबंधित हैं तो दूसरी तरफ मनुष्य द्वारा बनाई गई सामग्री से। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में यही बताया गया है। तो इस पाठ में ये पाठ जो है इससे संबंधित है। अब हम दूसरे पाठ में देखते हैं कि उस पाठ में क्या पढ़ाया गया है। फसलों का त्यौहार क्या है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि लोगों का खिचड़ी, इसमें क्या कहा है, खिचड़ी किसको कहा है, मकर संक्रांति को। मतलब इतनी ठंड पड़ रही थी कि सारा दिन लोगों का जो था वो आग तापने में गुजर जाता था। और इस समय जो थी बच्चों 14 जनवरी से थोड़ी थोड़ी मौसम में गर्माहट आती है, लेकिन जिस समय ये वो है मकर संक्रांति का त्यौहार पड़ा है तो उस समय बहुत ठंड है, सूरज बिल्कुल नहीं निकल रहा है, लोग सूरज के इंतज़ार में बैठे हैं और इतनी ठंड पड़ रही है कि रजाई से निकलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। और सूरज के ना आने से, बाहर देखने से समय का पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, बिल्कुल भी रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि किस और समय का पता नहीं लग पा रहा है और लोगों को चलने फिरने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि मतलब समय क्या हो रहा है। जो उसमें इसमें बता रहे हैं कि मतलब यह आवाज़ सुनाई दे रही है, आई ले लोग उठ के नहीं खेका, मतलब भोजपुरी भाषा में कह रहे हैं, वो अपनी भाषा में कह रहे हैं। इसका मतलब है क्या आज ये लोग नहीं उठेंगे, इनसे कहो कि ये जल्दी तैयार होकर उठें। जब बच्चों को ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं घर में तो उन्होंने उठने में ही अपनी भलाई समझी है। नहा धोकर सब एक कमरे में इकट्ठा हो गए हैं और दादाजी ने और चाचा ने सफ़ेद मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में पहले अब हमने ऐसे इन लोगों के ठाठ मतलब इतना तैयार होते हुए इनको कभी नहीं देखा है। बात की जा रही है पापा ने कहा कि आज ज़्यादा ठंड है क्योंकि उनको धोती में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने जो मछिया एक चौकी है उस पर उनकी दादी माँ बैठी हुई हैं और क्या कर रही हैं, इतने उनके बाल इतने सफ़ेद हैं कि वो सेमल के रुई के तरह दिखाई दे रहे हैं और जब गौर से देखते हैं तो एक भी बाल उसमें नज़र नहीं आता है। उन्होंने क्या कर रखा है, चावल, केले के पत्ते पर उन्होंने लाइन से केले के पत्ते लगा रखे हैं। उन्होंने क्या कर रखा है, जिस पर तिल, गुड़, चावल के छोटे छोटे ढेर लगा रखे हैं और बारी बारी से हम इन सब चीज़ों को छूकर प्रणाम कर कर इन्हें मतलब पंडित को देने के लिए हम इन्हें दे रहे हैं। तो उन्होंने सभी केले के पत्ते लाइन से लगा रखे हैं, उस पर तिल है, चावल है और गुड़ है, जिससे सभी लोग छू रहे हैं और प्रणाम करके उसको दे रहे हैं। अब एक जो है, आज सभी को पता है मकर संक्रांति के दिन अधिकतर लोगों के यहाँ खिचड़ी बनती है, तो खिचड़ी के लिए तैयारियां चल रही हैं कि आज खिचड़ी का त्यौहार है। खिचड़ी यानी मकर संक्रांति का त्यौहार है। तो एक जो इसमें एक अपी दीदी है वो जो क्या कहती हैं, ना तो जो भोजपुरी में बच्चों हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति को खिचड़ी बनाई जाती है, लेकिन भोजपुरी लोगों में दही चूड़ा खाया जाता है। तो उस घर की जो एक लड़की है अपी दीदी जिन्हें कहा गया है, वो ना तो दही चूड़ा खाती हैं और ना ही खिचड़ी खाती हैं, इसलिए बच्चे उन्हें कह रहे हैं आज तो ये बहुत बुरी फंस गई हैं। और तिलकुट जो है बच्चों, इसमें तिलकुट का जिक्र किया गया। तिल और गुड़ को बनाया गया तिल और गुड़ को कूट कर बनाया गया जो एक मीठा पदार्थ है, उसका नाम तिलकुट है, जिसे सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। खाते खाते में ना हमें इसमें यही नहीं पता चल रहा है कि हम खिचड़ी मना रहे हैं या तिलकुट का त्यौहार। तिलकुट का त्यौहार भी बच्चों जनवरी में ही आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सकट कहते हैं बच्चों, सकट के नाम से जाना जाता है। तो ये त्यौहार भी इसमें जनवरी के महीने में आया है।
तो बच्चे जो हैं अपने खिचड़ी का स्कूल का समय याद कर रहे हैं कि हम सब लोग क्या करते थे, एक साथ स्कूल में खिचड़ी का त्यौहार मनाते थे। उस दिन छुट्टी होती थी और नाव पे बैठकर हम गंगा नदी की सैर करते थे, पतंग उड़ाने की कोशिश करते थे, कितना मज़ा आता था। ये सब बच्चे याद कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी के बीच में सभी प्रांतों से जुड़े हुए फसलों के कोई ना कोई त्यौहार अवश्य मनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय जो है ठंड कम हो जाती है और सूरज में गर्मी बढ़ने लगती है। खेतों में जो खड़ी हुई फसल है वह तेज़ी से बढ़ने लगती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य से अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। झारखंड में जो सरहुल का त्यौहार है वह बड़े जोशो खरोशों के साथ मनाया जाता है और इसमें 4 दिन तक जो है बहुत ज़्यादा जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय पर मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी से मार्च में और ओराव इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन क्या करते हैं लोग, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के जो पेड़ हैं उनके पास जो बसे छोटे छोटे गांव हैं वह बहुत अच्छी तरीके से उनकी सफाई की जाती है और अपने घरों के सामने लोग अपनी बाहों में बाहें डालकर जो है नाचते और गाते हैं। इसी दिन से जो है बसंत की शुरुआत भी मानी जाती है, धान की पूजा भी की जाती है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति फसलों से जुड़ा त्यौहार है जिसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ये जो हैं लोग इस दिन क्या करते हैं, नए धान के कूटकर चावल निकालते हैं और क्या करते हैं और उसे एक मिट्टी के मटके में, घड़े में पकने के लिए धूप में रख देते हैं और इसके बाहर हल्दी बांध देते हैं क्योंकि हल्दी शुभ मानी जाती है। जब ये उसमें पकने लगता है, यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। इसे धूप में रख देते हैं और क्या करते हैं फिर जैसे ही दूध में उफान आता है तो जो तमिलनाडु के लोग हैं वो क्या करते हैं, दूध और जब इसमें उफान आता है और चावल जो है दूध और चावल जब मटके से बाहर गिरने लगता है तो तमिलनाडु के लोग कहते हैं पोगला पोगल पोगला पोगल, यानी खिचड़ी में उफान आ गया और उनका जो त्यौहार है पोगल वो मनाया जा रहा है। दूसरी ओर गुजरातों में जो पतंगों के बिना मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया ही नहीं जाता है। इसके बगैर तो जश्न जो है उनका अधूरा माना जाता है। इस दिन अगर हम आज गुजरात में जाएं और नज़र उठाकर आसमान में देखें तो पतंगे ही पतंगे नज़र आती हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी आयु का हो, वह हजारों लाखों पतंगों से जो है वो सूर्य ढक जाता है। कुमाऊं की तरफ का वर्णन किया गया है बच्चों। कुमाऊं में मकर संक्रांति के त्यौहार को घुघुतिया के नाम से जानते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों में तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, डमरू, तलवार आदि बनाए जाते हैं। फिर ये पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। ठीक है ना। और बच्चे जो एक हमारा जिसे हम एक पक्षी जिसे हम फाख्ता भी कहते हैं तो इसे वहाँ घुघुतिया कहा जाता है, घुघुती कहा जाता है। और बच्चे क्या कहते हैं, अपनी माला में से उन पकवानों को तोड़ तोड़ कर उन्हें बुलाते हैं, कौआ आओ घुघुताओ, ले कौआ बड़ो खाओ, मगदे सोने ले कौआ बड़ो और मुझे दे जा सोने को घड़ो, बच्चे कह रहे हैं। इसके साथ जिस चीज़ की हम कामना करते हैं वो मांगते हैं और मकर संक्रांति को मनाते हैं। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनती है। कहीं कहीं लोग सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ जाते हैं। लोग ठंड में ठिठुरते रहते हैं लेकिन गंगा में स्नान
करते हैं, एक ना एक डुबकी ज़रूर लगाते हैं। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। बच्चों, तो हमने फसलों के त्यौहार में मकर संक्रांति खिचड़ी यानी 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति मनाया जाता है उसका इस पाठ में जिक्र किया गया है। अब हमारा तीसरा पाठ है बच्चों, हमारा तीसरा पाठ है अब खिलौने वाला। इसको भी हम रिपीट करते हैं और देखते हैं। इसमें बताया गया है, इसके जो लेखक हैं बच्चों, ये पाठ जो है खिलौने वाला, तीसरा पाठ है हमारा खिलौने वाला। इसमें किसका जिक्र किया गया है? इस जो कविता को लिखने वाले हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तो पहले हम थोड़ा सा सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राजनाथ सिंह था। उनके पिता 1913 में 9 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। जब ये 9 वर्ष की थी तो इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी, जो प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई। ठीक है बच्चों, जब ये 9 वर्ष की थी तो इन्होंने एक कविता लिखी जो इलाहाबाद से एक पत्रिका निकलती थी मर्यादा, उसमें प्रकाशित हुई। तो ये बहुत छोटी सी उम्र में ही कविता लिखने लगी थी। सुभद्रा जो कविता थी इनकी, जो मर्यादा पुस्तक में वो ही उसका था नाम सुभद्रा कुंवरी। ठीक है ना, उस कविता का नाम था। कविता इन्होंने नीम के पेड़ पर लिखी थी। उन्होंने उस कविता में जो था नीम के पेड़ का जिक्र किया था। सुभद्रा जी बहुत जल्दी कविता लिख डालती थी, कुछ भी देखती थी उसी पर वो बहुत जल्दी कविता लिख डालती थी। इन्होंने लगभग 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी बच्चों। इन्होंने 88 कविताएं लिखी और 46 कहानियां लिखी। यह देश प्रेमी भी थी। वीरों का कैसा, इनकी जो वो थी कविताएं थी उन्होंने लिखी, कौन कौन सी थी? वीरों का कैसा होगा बसंत। बच्चों अभी तो हम 8th में हैं, उससे आगे हम इनकी कविता और भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। वीरों का कैसा होगा बसंत कविता प्रसिद्ध देश प्रेम कविता है इनकी। जो ये देश प्रेमी थी, देश प्रेम पर भी कविता लिखती थी। तो वीरों का कैसा होगा बसंत इनकी बहुत ही प्रसिद्ध देश प्रेमी कविता है। और कौन सी है बच्चों? विजयदशमी, विदाई, झांसी की रानी। झांसी की रानी तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ी है, जिसमें वह है खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है और ये आप लोग बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। अब कभी 2nd में भी दे देते, कभी 3rd में, 4th में, 5th में, या आपने जरूर पढ़ी होगी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी वाली रानी की कविता। ये सब इनकी देश प्रेमी कविताएं। कौन सी? विदाई, झांसी की रानी, जलियांवाले बाग में बसंत, यानी जो जलियांवाले बाग था जिसमें अंग्रेज़ों ने बहुत सारे भारतवासियों को मारा था, गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। तो वही जलियांवाले बाग में जो था उन्होंने बसंत का जिक्र किया था। आदि इनकी देश प्रेम से ओत प्रोत कविताएं हैं, यानी देश प्रेम की भावना इन कविताओं में इनकी झलक रही है। और इनका देहांत 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में हो गया। कब हुआ इनका? कब इनकी डेथ हुई? 15 फरवरी 1948 को कार दुर्घटना में जो थी इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों हमने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ा है। अब हम इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है? एक बच्चा है, अपनी माँ से कह रहा है कि माँ देखो आज खिलौने वाला फिर से आया है। उस पर कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने हैं। हरा हरा तोता है, पिंजड़े वाली गेंद है, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है जो सरसर चलने वाली है, सीटी भी है, कई तरीके के सुंदर सुंदर चाबी भरने वाले खिलौने हैं। चाबी भरने से जो रेल है वो फक फक चल रही है।
गुड़िया बहुत सुंदर है और जो कानों में बाली पहने हुई है, छोटा सा टी शर्ट, छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे धनुष बाण, छोटी तलवार, ये सब जो हैं खिलौने वाले के पास खिलौने हैं और वो बच्चा जो है अपनी माँ से लेने के लिए जिद कर रहा है। नए खिलौने ले लो भैया, ये जोर जोर से पुकार रहा है, नए नए खिलौने ले लो। मुन्नू ने, जो ये बच्चे हैं इसमें, उन्होंने, मुन्नू ने गुड़िया ले ली और मोहन ने जो है मोटर गाड़ी ले ली है। और जो है सरला अपनी माँ से जिद कर रही है कि माँ तुम इस खिलौने वाले से साड़ी ले लो। उसकी माँ कहती है बेटा खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता, ये तो केवल खिलौने ही बेचता है और साड़ी तो कपड़े वाला बेचता है। कभी उसकी कौन खिलौने लेता हूँ, उसकी माँ कह रही है, उसकी माँ ने उस बच्चे को 4 पैसे दे दिए और वो अपनी माँ से पूछ रही है, माँ, बच्चा पूछ रहा है, माँ तुम सोच कर बताओ कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, पर माँ मैं ये नहीं लूँगा। वो बच्चा क्या बनना चाहता है? राम बनना चाहता है, इसलिए वो धनुष बाण लेने के लिए, धनुष बाण और तलवार तीर कमान लेने की जिद कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं राम बनना चाहता हूँ, जंगल में जाकर ताड़का को राम के तरह मैं ताड़का को मारूंगा। जितने भी राक्षस, जो तपस्वी लोग हैं, जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं, वन में तपस्या कर रहे हैं, उन लोगों को राक्षस परेशान करते हैं, मैं उन राक्षसों को मारूंगा और जो है तपसी मार कर भगा दूंगा। तब जो तपस्वी लोग हैं वो आराम से क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपना जो तपस्या है उसको पूरी करेंगे। अब मैं जो है रामचंद्र बन जाऊंगा और तुम्हें यहीं पर रहकर, अपने घर में ही रहकर, मतलब इन खिलौनों से ही खेल कर मैं राम बनूंगा और आपको मैं कौशल्या बनाऊंगा। अपनी माँ से कह रहा है, तुम अगर मुझे बन जाने के लिए कह दोगी, बच्चा कह रहा है अपनी माँ से कि अगर तुम मुझे बन जाने के लिए कह दोगी तो मैं खुशी खुशी बन को चला जाऊंगा, पर मैं माँ इतना छोटा हूँ कि तुम्हारे बिगर वन में नहीं रह पाऊंगा। दिन भर जंगल में घूमूंगा और जब मेरा घर नहीं होगा वहाँ पर तो मैं कहाँ लौटूंगा? जब आप नहीं होगी तो मैं जंगल में तो मैं हंसते हंसते बन तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर वहाँ आप नहीं होगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? और जब मैं दिन भर घूमकर शाम को घर लौटूंगा तो कहाँ पर रहूँगा? ये सब बातें अपनी माँ से कहूँगा। कह रहा है वो, किससे खिलौने लूँगा, किससे रूठूँगा, कौन मुझे मनाएगा, कौन अपनी गोदी में मुझे प्यार से बिठाकर जो मैं चाहता हूँ वो सब चीज़ें देगा। ये सब बच्चों इसमें जिक्र किया गया है, इस पार्ट में जो है इन सब बातों का जिक्र किया गया है। बच्चों इसमें क्या है क्वेश्चन आंसर? कविता और तुम किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। कैसे? अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठते हो बच्चों? जब हमें कोई मनचाही चीज़ नहीं मिलती है, जैसे हम जिस चीज़ की जिद कर रहे हैं, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो खेलने की हो, जब वो नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं? रूठ जाते हैं। माँ के अलावा तुम्हें कौन कौन मनाता है घर में? पापा भी मनाते हैं। माँ के अलावा जो हमसे बड़े भाई बहन हैं वो भी हमें मनाते हैं, दादी दादा भी मनाते हैं, नाना नानी भी मनाते हैं, बहुत और कई लोग हैं जो हमें रूठने पर हमें मनाते हैं। हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं। दूसरा नंबर है जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में, उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाइए। ठीक है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत कौन सी है? दशहरा भी त्यौहार है जिसे हम क्लास में सुना सकते हैं, बता सकते हैं। दशहरे के त्यौहार का भी हम वर्णन कर सकते हैं। तुमने रामलीला के, तीसरा है, तुमने रामलीला के जरिए फिर या किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। उनकी तुम्हें कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? कौन कौन सी बातें अच्छी लगी हमें? वो आज्ञाकारी थे, है ना? बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमें रामचंद्र की अच्छी लगी। तो बच्चों ये सब हमने इस पार्ट में पढ़ा है। ये हमारा फर्स्ट जो पहला पार्ट था राग की रस्सी, दूसरा पार्ट था हमारा फसलों के त्यौहार और तीसरा पार्ट था हमारा खिलौने वाला। इसी सब को हमने का रिवीजन किया है, यानी हमने इन सब का सारांश पढ़ा है। अगले हम 3 पार्टों की वीडियो अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।